बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपको FSC MD-CAT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करना है माय फर्स्ट वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है MD-CAT के लिहाज से। इसमें बहुत ज़्यादा MCQ आ जाता है, एक तो मस्ट आता है। बाकी जो है ना FSC का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FSC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों के अंदर जो है ना ये टॉपिक इंक्लूडेड है। सो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बुलेट्स में हेडिंग्स लिखी हैं, ठीक है, और इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और वो सारे इस टॉपिक की समरी है। ओके, so first of all we will discuss definition, then examples, graphical explanation, factors जो affect करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, trends in the periodic table means periodicity, ठीक है, this is the other name. हायर आयनाइजेशन एनर्जीज में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल दैट। आयनाइजेशन एनर्जी से हमें क्या क्या पता चलता है, एटम्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, वैलेंसी ऑफ एन एटम, मेटालिक कैरेक्टर, एबनॉर्मल ट्रेंड्स एंड देन आई विल कंक्लूड ऑल द टॉपिक। सो सबसे पहले आई एम गोना डिस्कस द डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम क्या कहते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड। अब वो हमें एनर्जी क्यों रिक्वायर होती है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एटम है, लेट्स कंसीडर कि मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, सोडियम, ठीक है। वी नो दैट कि सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 11 है, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 एंड देन आई एम गोना मेक द वैलेंस शेल, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं इस सोडियम के आइसोलेटेड गैसियस एटम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना चाहती हूँ, रिमूव करवाना चाहती हूँ। जब मैं इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाऊंगी तो मुझे कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। और इन द एंड वो जो सोडियम है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव यानी कि सोडियम के कैटायन के अंदर चेंज हो जाता है और वो भी गैसियस फॉर्म के अंदर होता है, राइट। सो दिस इज़ डेफिनेशन एंड डेफिनेशन जो है वो पंजाब बोर्ड के बच्चों को तो चाहिए कि वो जो बुक के अंदर लिखी होती है उसको याद करें। बाकी मैंने उसको आसान बता दिया कि हम इस तरह इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल्स के डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे का पूरा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन होती हैं, बट हमारी बुक के अंदर जो ज़्यादातर डिस्कस की जाती हैं वो सोडियम की है और सोडियम की होती है 496 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना मैग्नीशियम, ये हमारी बुक के अंदर लिखी होती है और उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ 738 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये जो मैं आपको 738 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी बता रही हूँ ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की। विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी प्रोसीड करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड हायर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, ठीक हो गया। सो सोडियम की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी हम याद कर सकते हैं, बट ज़्यादा MCQ के अंदर ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं या इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे जो है हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के ज़रिए मैं आपको फैक्टर्स भी बताऊंगी और ट्रेंड्स भी बताऊंगी, बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल या इसका नाम हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो देखेंगे कि अलोंग द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं और जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। जब मैं टॉप टू बॉटम मूव करती हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है एलिमेंट्स की वो डिक्रीज़ करती है। लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो मैं आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करती हूँ तो वो हमें पता है कि वो किसका होता है, एक एलिमेंट का होता है। तो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी हम क्या कहते हैं कि जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं वो डिक्रीज़ करती है और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो इंक्रीज़ करती है। सिंपल सा ये एक ट्रेंड है। जो ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का है वही ट्रेंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है, ठीक है। अब ट्रेंड्स के बाद हम देखते हैं कि वो फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द
आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना पीरियोडिसिटी अलोंग द ग्रुप एंड इन द पीरियड, ये जनरली ऐसा होता है बट एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। फैक्टर्स में हमारे पास बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस और रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स। नंबर 2 इज़ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट है। थर्ड वाला जो है दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज, या न्यूक्लियर चार्ज का हम दूसरा नाम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, तो दैट इज़ प्रोटॉन नंबर। और फोर्थ फैक्टर जो है ना दैट इज़ नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। सो जो लाहौर बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा MCQ आ जाता है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। इस चीज़ को मैं आप लोगों के लिए आसान बना देती हूँ। इन चारों फैक्टर्स का या तो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा या इन्वर्स होगा। सो सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियस हम बात करते हैं किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट की, उसका आयनाइजेशन एनर्जी के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, ओके। जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का आई एम सो सॉरी, इसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। एंड देन नेचर ऑफ द ऑर्बिटल में हम S, P, D एंड F जो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस में हम ये कहते हैं कि 2 एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ये और ये, इनके सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की और इसका जब हम हाफ लेते हैं तो वो हमें एटॉमिक रेडियस देता है। सो जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर मूव करते जाते हैं डाउनवर्ड, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो उस जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कम होता जा रहा है, तो हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं उतनी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती जाती है। शील्डिंग इफेक्ट भी मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया कि दैट इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ द रिपल्शन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, तो उनके दरमियान जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो भी रिपल्शन फेस कर रहे होते हैं उन वैलेंस शेल्स की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, मीन्स शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती जाती है। नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर है, जैसे जैसे, अब ये स्पेशली जो मैं बात कर रही हूँ ये हम पीरियड्स की बात कर रही हैं, जैसे जैसे मूव करते हैं प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, तो पॉजिटिव और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास S, P, D, F है, हमें पता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर 14 आते हैं, मतलब S के अंदर 2 आते हैं, F के अंदर 14, D के अंदर 10, P के अंदर 6। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्कस करते हैं तो उसके साथ भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इफेक्ट होती है, ओके। सो नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ रिलेटेड टू हायर आयनाइजेशन एनर्जीज। अब हायर आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं कि हायर आयनाइजेशन एनर्जी का ये मतलब है कि मेरे पास कोई भी एक एटम ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है, मैंने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, अब मैं जनरली एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जब मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाऊंगी तो वो उसकी कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दोबारा हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। एंड सो ऑन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड हायर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हमारी बुक के अंदर बेसिकली जो एग्जांपल दी गई है दैट इज़ ऑफ मैग्नीशियम। लेट मी एक्सप्लेन कि मैग्नीशियम को हम कैसे कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, ये उसका आइसोलेटेड गैशियस एटम है, ठीक है। मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, विच इज़ 738 किलो जूल पर मोल। और आपने याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जब भी लिखते हैं उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे, जब भी लिखना है, ठीक है। जब हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं वो कैटायन के अंदर चेंज हो जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये उसकी क्या कहलाएगी,
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया। अब मैं इस मैग्नीशियम के पॉजिटिव के टाइम से दोबारा चाहती हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाऊँ, यानी कि मैग्नीशियम का पॉजिटिव है, अभी भी ये गैसियस स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब मुझे फिर कोई एक अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे। इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम +2 चार्ज, गैसियस फॉर्म। तब जो मैं अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूँगी दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 1450 किलो जूल पर मोल। जो सेकेंड ईयर की बुक है उधर 1451 लिखा हुआ है, सो देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। अब बेसिकली हमें पता है कि मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A, ठीक है। 2A से बिलोंग करता है कौन सा, मैग्नीशियम एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 मैं चाहती हूँ इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं, ऑल्दो इसकी वैलेंसी नहीं है। तो जब इस मैग्नीशियम +2 में से दोबारा हम एक इसको मैग्नीशियम +3 का चार्ज देकर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो मुझे एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और वो तकरीबन वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसकी वैल्यू होती है 7730 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दीज वैल्यूज़ फॉर यू, ठीक है। और आपने अच्छे से याद रखनी है कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव साइन है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1450 है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 7730 है। और आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हाई क्यों है, वाई इज़ इट सो हाई, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि वैलेंसी वाली बात बतानी है, एलिमेंट्स की वैलेंसी हमें आयनाइजेशन एनर्जी से पता चलती है, ठीक है। तो जितनी उनका डिफरेंस ज़्यादा होगा इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और सेकंड में इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना उसकी थर्ड और फोर्थ में होगा, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो मैंने बुलेट बनाया है कि हमें वैलेंसी ऑफ एन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो भी हमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। फिर जो है ना एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में, अब ये भी बहुत मज़े की बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 एटम्स हैं, लेट मी कंपेयर, ठीक है। ये उनके न्यूक्लियस हैं, कोई सा भी आप ले लें। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 2 शेल्स हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 शेल है, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ से रिमूव करवाने, इधर से ये। अब आप खुद सोचेंगे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स कि ये ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल एटम है। तो इसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो हमें ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हम सिंपली कहते हैं कि जितना कोई भी एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सो यू कैन से इट्स द डायरेक्ट रिलेशन, ओके। तो स्टेबिलिटी का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया। आप इसको किसी तरह से भी देख सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो ज़्यादा स्टेबल हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि कम स्टेबल हैं। नेक्स्ट जो है जो हमने यहाँ पे पीरियोडिसिटी को डिस्कस किया था कि भाई जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करती है। बट हमारे पास एक एबनॉर्मल ट्रेंड है, लेट्स हैव अ लुक एट द बुक। यहाँ पर मैं आपको पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन करती हूँ। वहाँ पर बुक के अंदर भी उसने डिस्कस किया कि हमारे पास जो ग्रुप 3A और 6A के एलिमेंट्स हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी के एबनॉर्मल ट्रेंड्स को शो करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये ग्रुप 3A बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। अब यहाँ पर बोरॉन की 801, एल्यूमिनियम की 578 और गैलियम की 579 है। यहाँ पर एबनॉर्मल ट्रेंड एल्यूमिनियम और गैलियम शो कर रहे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू गैलियम, बट इसकी कम है, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पर एबनॉर्मल ट्रेंड में ये लिख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू गैलियम वो कम होती है। तो ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड ही बन गया, ठीक है। होना क्या चाहिए, गैलियम की कम होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए। एक और एबनॉर्मल ट्रेंड जो है ना वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो मैं बातें डिस्कस कर रही हूँ ये MCQ वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और MD कैट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बच्चे बस देख लेते हैं कि ट्रेंड्स यही हैं बट एक्सेप्शंस को भूल जाते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है ना वो है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, बट यहाँ पर डिफरेंट है कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन है उसकी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन,
ठीक है। तो ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑर्बिटल्स का बहुत ज़्यादा आ जाता है, SPDF ऑर्बिटल्स की वजह से। और यू कैन से कि हम स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये एक्सेप्शंस दोनों याद रखनी है, प्लस ये याद रखना है कि जो ग्रुप 3A है और 6A है वो एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है, ठीक है। तो आपने ये एक ओवरव्यू मस्ट लेना है, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल का। बाकी जो ग्रुप 1A 2A 4 मोस्टली ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास जो हमने पीरियोडिसिटी को देखा है वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास सिर्फ दो बातें रह गई हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी से हमें क्या पता चलता है। एटम्स की स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, वो हमें बता देता है। इसके अलावा ना हमें उसके मेटालिक करेक्टर के बारे में पता चलता है। अब ये भी बहुत आसानी से हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ द मेटालिक करेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स ऑफ द मेटालिक करेक्टर। ये बुक की लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब मेटालिक करेक्टर में हमें कैसे पता चलता है कि वो एलिमेंट्स जो कि मेटल्स होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की, तीनों की, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं। अब मेटल्स होती वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, उनमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं और कैटायंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत आसानी से रिमूवल होता है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। नॉन मेटल्स गेन कर सकते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। एंड मेटलॉइड्स का जो बिहेवियर होता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों जैसा होता है, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वो इंटरमीडिएट होती हैं, ठीक हो गया। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वाज रिलेटेड टू MDCAT एंड FSC, ठीक है। एंड आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। सो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड यू विल लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज और एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच. Take care of yourselves and take care of your families. Allah Hafiz.